नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 28 मई 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है जो ना कह सके, अरे ओ सांबा कितनी छोरियाँ थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है। दशकीय जनगणना द्वारा प्रदत्त वृहद आंकड़ों के बाद एनएफएचएस ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो वस्तुस्थिति के आंकड़े उपलब्ध कराता है। इसका भारत के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्यों के साथ साथ केंद्र की वृहद सोच ये होनी चाहिए कि वे इसे आगे के कार्य और विकास संकेतकों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के रूप में चिन्हित करें। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है जो ना कह सके, अरे ओ सांबा कितनी छोरियाँ थी। भारत में कितनी औरतें हैं, ये प्रश्न गब्बर सिंह ने नहीं पूछा था, लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ माह पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 2019 से 2021 के बीच में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नतीजों की रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार देश में लड़कियों तथा औरतों की कुल जनसंख्या लड़कों तथा पुरुषों की कुल जनसंख्या से अधिक हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिससे देश की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। अपने इस आलेख में मैंने इस बदलाव की राष्ट्रीय तथा राज्यीय स्तर पर कुछ विश्लेषण करने की कोशिश की है। नारी और पुरुष जनसंख्या के अनुपात। कुल जनसंख्या में लड़कियों तथा औरतों की संख्या लड़कों तथा पुरुषों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। अगर गर्भ में भ्रूण के बनते समय उसका नर या मादा होने के मौके एक बराबर ही होते हैं, तो समाज में नर और नारियों की संख्या भी एक बराबर होनी चाहिए। तो पुरुषों की संख्या औरतों से कम क्यों होती है? इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले हम नर तथा नारी जनसंख्या पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को देख सकते हैं। नर भ्रूणों को स्वाभाविक गर्भपात का खतरा अधिक होता है, इसलिए पैदा होने वाले बच्चों में लड़कियां अधिक होती है। पैदा होने के बाद भी लड़के कई बीमारियों का सामना करने में लड़कियों से कमज़ोर होते हैं। समूचे जीवन काल में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, चाहे एक्सीडेंट हो या आत्महत्या, चाहे शराब अधिक पीना हो या नशे की वजह हो, चाहे लड़ाइयाँ हो या सामान्य हिंसा, लड़के एवं पुरुष की अधिक मरते हैं। लड़कों एवं पुरुषों की हड्डियां एवं मांसपेशियां अधिक मजबूत होती हैं। वो अधिक ऊंचे और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो मजबूत शरीर बीमारियों से लड़ने तथा मानसिक दृष्टि से कम शक्तिशाली होते हैं। जबकि औरतों के जीवन में सबसे बड़ा स्वास्थ्य जुड़ा खतरा होता है उनका गर्भवती होना और बच्चे को जन्म देना। पिछड़े एवं गरीब समाजों में औरतों की उर्वरता दर अधिक होती है, यानी बच्चों की संख्या अधिक होती है। कृषि से जुड़े गरीब समाजों को बच्चों के बाहुबल की आवश्यकता होती है। गरीब देशों की स्वास्थ्य सेवाएं भी निम्न स्तर की होती है, तो बच्चों को टीके नहीं लगाए जाते या बीमार होने पर उनका सही उपचार नहीं हो पाता। इन सब वजहों से गरीब समाजों में बच्चे अधिक होते हैं। इसलिए गर्भवती होने वाली उम्र में गरीब समाजों में नवयुवतियों के मरने का खतरा अधिक होता है, जबकि विकसित समाजों में विशेषकर अगर लड़कियां पढ़ी लिखी हो तो उनके बच्चे देर से पैदा होते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। नारी शरीर की दूसरी कमजोरी का कारण है मासिक माहवारी। अगर उन्हें सही खाना मिलता रहे तो सामान्य माहवारी का उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता, वरना इससे उनके रक्त में लोहे की कमी से अनीमिया होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर प्रसव तथा माहवारी से जुड़े खतरों को छोड़ दे तो नारी शरीर में बीमारियों से लड़ने की अधिक शक्ति होती है। नारी शरीर के हार्मोन उनके बहुत सारी बीमारियों से, जैसे कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तथा हृदय रोग आदि से, जब तक माहवारी चलती है तब तक उनकी रक्षा करते हैं। उन बीमारियों से पुरुष अधिक मरते हैं।
बुढ़ापे में भी नारी हार्मोन उनकी कुछ हद तक रक्षा करते हैं, जिससे कि औरतों की औसत जीवन अपेक्षा पुरुषों से अधिक होती है। प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अतिरिक्त नर नारी जनसंख्या पर सामाजिक सोच का असर पड़ता है। बहुत से समाजों में लड़कियों को पैदा होने से पहले ही गर्भपात करवा कर मरवा देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि लड़कों से परिवार और संस्कृतियाँ चलती है। पैदा होने के बाद बेटों की तुलना में उन्हें खाना कम दिया जाता है, खेल कूद और पढ़ाई के अवसर कम मिलते हैं, और जब वो बीमार होती है तो उनका इलाज देर से करवाया जाता है और कम करवाया जाता है। देशों में कुल जनसंख्या में नर अधिक होंगे या नारियाँ, उस आंकड़े पर ऊपर बताए गए सब विभिन्न प्रभावों के नतीजों को जोड़कर देखना पड़ेगा। विश्व स्तर पर उन आंकड़ों को देखें तो हम पाते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या में नारियां अधिक होती है, जबकि कम विकसित तथा गरीब देशों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे समाज विकसित होने लगते हैं, औरतें अधिक पढ़ती लिखती हैं, नौकरी करके स्वतंत्र रहने के काबिल बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर माता पिता की देखभाल भी करती है, तो जनसंख्या में उनका अनुपात बढ़ने लगता है। अन्य देशों से नर नारी अनुपात के कुछ आंकड़े नए भारतीय सर्वेक्षण के नतीजों को देखने से आइए पहले हम कुछ अन्य देशों में नर नारी अनुपात की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। इस दृष्टि से पहले दुनिया के कुछ विकसित देशों की स्थिति कैसी है, पहले उसके आंकड़े देखते हैं। 1000 पुरुषों के अनुपात में देखें तो फ्रांस में 1054 औरतें हैं, जर्मनी में 1039, इंग्लैंड और स्पेन में 1024, इटली में 1035, अमेरिका में 1030 तथा जापान में 1057। यानी हर विकसित देश में लड़कियों एवं औरतों की संख्या लड़कों तथा पुरुषों की संख्या से अधिक है। आइए अब भारत के आसपास के देशों की स्थिति देखें। यहाँ पर 1000 पुरुषों के अनुपात में पाकिस्तान में 986 औरतें हैं, बांग्लादेश में 976, नेपाल में 1016 और चीन में 953। यानी नेपाल में स्थिति बेहतर है, जबकि चीन, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में खराब है। हालांकि पिछले 2 दशकों में चीन बहुत अधिक विकसित हुआ है, लेकिन चीन में अभी कुछ समय पहले तक नियम था कि परिवार में एक से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, और वहाँ की सामाजिक सोच इस तरह की है जिसमें वो सोचते हैं कि लड़के ही पैदा होने चाहिए। इसके दुष्प्रभाव पड़े हैं। विभिन्न देशों के आंकड़े देखते समय वहाँ की अन्य परिस्थितियों के असर के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहाँ पुरुषों की संख्या और भी कम हो सकती है। कुछ जगहों में पुरुषों को घर गांव छोड़कर पैसा कमाने के लिए दूर कहीं जाना पड़ता है, तो वहाँ भी जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी। जबकि जिन जगहों पर पुरुष प्रवासी काम खोजने आते हैं वहाँ पर उनका अनुपात बढ़ जाता है। जब आंकड़ों में किसी जगह पर बहुत अधिक पुरुष या नारियां दिखे तो वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में अन्य कारणों को समझना आवश्यक हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े। राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़े सन 1901 के बाद से जमा किए जाते रहे हैं। चूँकि 100 वर्ष पहले के भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा कुछ हद तक म्यांमार भी शामिल थे, तो उनके आंकड़ों की आधुनिक भारत में आंकड़ों से पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उनसे हमारी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी तो मिलती है। 1901 में भारत में हर 1000 पुरुषों से सामने 972 औरतें थीं, जबकि 1970 में उनकी संख्या 930 रह गई थी। 2005 से 2006 में जब तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ये जानकारी जमा की गई तो भी स्थिति में बदलाव नहीं आया था। 1000 पुरुषों के सामने 939 औरतें थीं। 2015-2016 में जब चौथा सर्वेक्षण किया गया तो पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव दिखा, जब औरतों की संख्या बढ़कर 991 हो गई थी। इस वर्ष आए परिणामों में स्थिति और मजबूत हुई है। इस बार 1000 पुरुषों के मुकाबले में 1020 औरतें हैं। इन आंकड़ों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
मेरे विचार में 100 साल पहले औरतों की संख्या कम होने के कारण था उन्हें खाना अच्छा ना मिलना, बच्चे अधिक होना और प्रसव के समय स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ये सभी बातें 1970 के सर्वेक्षण तक अधिक नहीं बदली थी। 1990 के दशक में भारत में विकास बढ़ा, साथ में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर हुई, लेकिन साथ ही गर्भवती औरतों के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने की सुविधाएं भी तेजी से बढ़ी, जिनसे परिवारों के लिए होने वाले बच्चे का लिंग जानना बहुत आसान हो गया, जिससे बच्चियों की भ्रूण बहुत अधिक संख्या में गिरवाए जाने लगे। इसका असर 2005-2006 के सर्वेक्षण पर पड़ा और बच्चे कम होने, भोजन बेहतर होने एवं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के बावजूद औरतों की संख्या कम ही रही। भारत में बच्चियों का गर्भपात। हालांकि भारत सरकार ने गर्भवती औरतों में अल्ट्रासाउंड टेस्ट से लिंग ज्ञात करने की रोकथाम के लिए 1994 से कानून बनाया था। इसे 2005-2006 के सर्वेक्षण के बाद सही तरह से लागू किया गया, जब डॉक्टरों पर सज़ा को बढ़ाया गया। लेकिन सामाजिक स्तर पर भारत में बेटियों की स्थिति अधिक नहीं बदली। इस कानून का भी कुछ विशेष असर नहीं पड़ा है। भारत में बच्ची होने पर गर्भपात कराने की परंपरा अभी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं बदली। ये हम एक अन्य आंकड़े से समझ सकते हैं। 6 वर्ष से छोटे बच्चों में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को देखा जाए, 2001 में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की जनसंख्या में हर 1000 लड़कों के सामने 927 लड़कियां थी। 2005-06 में ये संख्या घटकर 918 हो गई। 2015-16 में ये संख्या बदली नहीं थी, 919 थी और 2019-21 के नए सर्वेक्षण में भी ये अधिक नहीं बदली, 924 है। इसका अर्थ ये है कि औरतों की संख्या में बढ़ोतरी का बदलाव जो 2019-21 के सर्वेक्षण में दिखता है, वो अन्य वजहों से हुआ है, जैसे कि उन्हें पोषण बेहतर मिलना, छोटी उम्र में विवाह कम होना, विवाह के बाद बच्चे कम होना और प्रसव के समय बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलना। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अंतर। राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत से प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों की स्थिति शहर से बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर 1998 से 1999 तक 1000 पुरुषों के अनुपात में शहरी क्षेत्रों में 928 औरतें थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या 957 थी। 22 साल बाद 2019 से 2021 के सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों में दोनों क्षेत्रों में स्थिति सुधरी है। शहरों में उनकी संख्या 985 हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या 1037 हो गई है। लेकिन ये बदलाव बड़े शहरों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आया। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी जैसे शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों की संख्या शहरों से कम है। ये आंकड़े देखकर मुझे लगा कि इन क्षेत्रों में स्थिति को समझने के लिए विशेष शोध किए जाने चाहिए। एक कारण हो सकता है कि यहाँ बच्चियों का गर्भपात अधिक होता हो। शायद उससे भी बड़ा कारण है कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी युवक इन गांवों में सस्ती रहने की जगह पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। अन्य कुछ बातें भी हैं, जैसे कि सामान्य सोच है कि गांव में समाज अधिक पारंपरिक या रूढ़िवादी होते हैं। वहाँ सामाजिक सोच को बदलने में समय लगता है। वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को पाना भी कठिन हो सकता है। हालांकि प्राथमिक सेवा केंद्रों तथा आशा कर्मियों से बहुत जगहों पर स्थिति में बहुत सुधार आया है, लेकिन इन सब को ठीक से समझने के लिए विशेष शोध होने चाहिए। राज्य स्तर के आंकड़े। अंत में राज्य स्तर के आंकड़ों के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इन आंकड़ों पर अन्य बहुत सी बातों का असर पड़ता है, इसलिए उनके महत्व को ठीक से समझने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मेरे विचार में राज्यों की स्थिति को देश के विभिन्न भागों में बांटकर देखना अधिक आसान है। मैंने राज्यों को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में है उत्तर पूर्व को छोड़कर उत्तरी एवं मध्य भारत की सभी राज्य। दूसरे भाग में मैंने दक्षिण भारत के राज्यों को रखा है, जिनमें गोवा भी है।
तीसरा भाग है उत्तर पूर्व के राज्य, जिनमें सिक्किम भी है, और चौथा भाग है केंद्र प्रशासित क्षेत्र जैसे कि अंडमान या चंडीगढ़, इनमें दिल्ली भी है। उत्तर तथा मध्य भारत के राज्य 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर एवं मध्य भारत में 7 राज्यों में औरतों की संख्या की स्थिति नकारात्मक थी। हरियाणा, (876), राजस्थान 887, पंजाब 905, गुजरात 950, महाराष्ट्र 952 एवं जम्मू कश्मीर में 971। उत्तर प्रदेश में स्थिति बाकियों के मुकाबले में कुछ ठीक थी, 995। बाकी के सभी प्रदेशों में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार एवं हिमाचल प्रदेश में औरतों की संख्या पुरुष अनुपात में 1000 से अधिक थी। उनमें से सबसे उच्च स्थान पर थे बिहार 1062 तथा हिमाचल प्रदेश 1087। 2019-21 के आंकड़े देखें तो कुछ बदलाव दिखते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में स्थिति में कुछ सुधार आया है। हालांकि पंजाब एवं राजस्थान में सुधार की मात्रा थोड़ी सी ही है। इन परिवर्तनों के बाद सबसे अधिक नकारात्मक स्थितियां इन राज्यों में है। राजस्थान 891, हरियाणा 926, पंजाब 938, जम्मू कश्मीर 948, गुजरात 965, महाराष्ट्र 966 और मध्य प्रदेश 970। बाकी सभी राज्यों में औरतों का अनुपात 1000 से ऊपर है। सबसे बेहतर स्थिति है ओडिशा में 1063 तथा बिहार में 1090। मेरे विचार में जिन राज्यों में स्थिति सकारात्मक दिखती है वहाँ के आंकड़ों पर अधिक पुरुषों के प्रवासी होने का भी प्रभाव है। दक्षिण भारत के राज्य गोवा सहित दक्षिण भारत के राज्यों में 2015 से 16 में स्थिति केवल कर्नाटक में नकारात्मक थी। बाकी सभी राज्यों में स्थिति सकारात्मक थी। 2019 से 2021 के सर्वेक्षण में इन सभी राज्यों में स्थिति सकारात्मक हो गई थी। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में से 2015-16 में 3 राज्यों में स्थिति नकारात्मक थी। सिक्किम 942, अरुणाचल 958 तथा नागालैंड 968। 2 राज्यों में स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक थी। असम में 993 और त्रिपुरा में 998, जबकि मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर में स्थिति सकारात्मक थी। इस बार के 2019-21 सर्वेक्षण में इन सभी राज्यों में स्थिति सुधरी है। हालांकि अभी भी सिक्किम में 990 तथा अरुणाचल में 997 होने से थोड़ी सी नकारात्मक है। दिल्ली तथा केंद्र प्रशासित भाग। अंत में दिल्ली तथा केंद्र प्रशासित भागों में देखें तो 2015-16 में 4 क्षेत्रों में स्थिति गंभीर थी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव 813, दिल्ली 854, चंडीगढ़ 934 तथा अंडमान 977। सभी जगहों पर इन क्षेत्रों के ग्रामीण हिस्सों की स्थिति और भी गंभीर थी, जिसका एक कारण अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी पुरुष हो सकता है। 2019-21 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ और कुछ स्थिति और भी नकारात्मक हुई। दादरा नगर हवेली आदि 827, दिल्ली 913, चंडीगढ़ 917, अंडमान 963, लद्दाख 971। अंडमान में कितने प्रवासी हैं, वहाँ क्या कारण हो सकते हैं, उसके आंकड़ों से मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अंत में अगर हम पूरे भारत के स्तर पर विभिन्न राज्यों में नारी और पुरुष जनसंख्या के अनुपात में आए परिवर्तनों को देखें
तो पाते हैं कि बहुत राज्यों में स्थिति सुधरी है, विशेषकर लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, सिक्किम, झारखंड, नागालैंड तथा अरुणाचल में। कुछ जगहों पर अनुपात कुछ घटा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। हालांकि कुछ स्थिति अभी भी सकारात्मक है। राज्य स्तर के आंकड़ों में आने वाले बदलावों को ठीक से समझना आसान नहीं है, क्योंकि उस पर अन्य कारणों के साथ साथ पुरुषों के काम की खोज में अन्य राज्यों में जाने से भी बहुत असर पड़ता है। इसकी वजह से समृद्ध राज्य जहां प्रवासी आते हैं, उनकी पुरुष संख्या बढ़ती दिखती है, और पिछड़े राज्य जहां से पुरुष प्रवासी बनकर निकलते हैं, उनके आंकड़े सच्चाई से बेहतर दिखते हैं। राज्यों की स्थिति चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनसंख्या में औरतों के अनुपात इस तरह से बढ़ोतरी बहुत सकारात्मक बदलाव है। केवल एक आंकड़े पर अधिक बातें कहना सही बात नहीं होगी। उसके लिए हमें स्वास्थ्य से संबंधित अन्य आंकड़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति भारत को विकास की ओर बढ़ाने में ये सही राह पर होने का आभास देती है। साभार युद्ध की आवाज़। आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।